अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और ये है थ्योरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे और ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT। ओके, तो देखो बच्चों, इस थ्योरी को प्रपोज किया था H. Watheil एंड वान ब्लैक फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स। समझे ना कि इसको किसके लिए प्रपोज किया गया था? आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए। बट 1950 में इस थ्योरी को किसके लिए अप्लाई किया गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। समझे ना कि इसको 1950 में किसके लिए अप्लाई किया गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। समझे बच्चों कि इस सिद्धांत को H. Watheil और वान ब्लैक ने आयनिक क्रिस्टल्स के लिए प्रस्तावित किया था और फिर 1950 में इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए क्या किया गया? अप्लाई किया गया। अब हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो आ जाते हैं हम इसके पोस्टुलेट्स में और फर्स्ट पोस्टुलेट देखो क्या कहता है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस आयनिक बॉन्ड्स। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें मेटल और लिगैंड इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योर आयोनिक है, मींस प्लस माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। जबकि हमने VBT में देखा था कि जो मेटल और लिगैंड है इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, मींस कोवैलेंट नेचर का होता है। बट यहां पर टोटली मेटल और लिगैंड बॉन्ड को क्या माना गया है? आयोनिक। ओके, मींस ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनको आयोनिक कंपाउंड्स माना गया है और मेटल और लिगैंड्स इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली क्या बोली गई है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस आयोनिक बॉन्डिंग। समझिए बच्चों कि संकुल यौगिकों में जो मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग है उसे शुद्ध आयोनिक लिया गया है, ना कि कोऑर्डिनेशन, ना ही कोवैलेंट नेचर का। मींस टोटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्या माना गया है? आयोनिक कंपाउंड। तो यही लिखा है कि संकुल में बंधन पूर्णतः शुद्ध स्थिर विद्युत मींस आयनिक बंध होता है। जबकि हमने देखा VBT में कि ये ओवरलैपिंग से बनता है ML बॉन्ड, मींस वहां पर कोऑर्डिनेशन नेचर होता है, बट यहां पर टोटली आयोनिक बताया गया। एक दूसरा देखो पॉइंट अब आता है कि ये जो आयोनिक बॉन्डिंग है ये किस तरह होती है। तो इसमें ये बोला गया कि जो सेंट्रल मेटल कैटाइन है वो कैटाइन और जो लिगैंड है वो नेगेटिव आयन इस तरह से होते हैं और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है। समझ गए ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो किसके बीच में है? मेटल कैटाइन और नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन मींस लिगैंड, पॉइंट चार्ज की तरह इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर लिगैंड न्यूट्रल है जैसे H2O, अमोनिया, CO इस तरह के लिगैंड्स हैं तो उसमें बोला है कि जो उनका डाइपोल बना है मतलब वो पोलराइज्ड होते हैं तो उनका नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज की तरह होता है और वो मेटल आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है। यही मैंने लिखा है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ड्यू टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मेटल कैटाइन एंड नेगेटिव लिगैंड्स मींस पॉइंट चार्जेस। मतलब मेटल जो कैटाइन है वो हमारा यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट चार्ज है और जो लिगैंड है वो नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में क्या लगता है? एक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अगर न्यूट्रल लिगैंड है तो ये कह रहा है कि देयर नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल इज पॉइंट चार्ज। मींस अगर हम कहें H2O अट्रैक्ट हो रहा है तो H2O का पॉइंट देखो, आप देखोगे यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये मेटल आयन की तरफ जो है ओरिएंटेड होगा, यहां से अट्रैक्शन लगेगा मेटल के कैटाइन में। और अगर नेगेटिव लिगैंड है तब तो कोई बात ही नहीं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो समझिए बच्चों कि धातु धनायन और ऋणावेशित लिगैंड जो है इनके मध्य आकर्षण बल होते हैं। यदि लिगैंड उदासीन हो तो उसका ऋणात्मक सिरा बिंदु आवेश होगा, मींस वो मेटल आयन की तरफ क्या होगा? अट्रैक्टेड होगा।
यहां तक बात समझ गए ना कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो किसके कारण है? मेटल कैटाइन और नेगेटिव चार्ज वाला लिगैंड। अगर लिगैंड न्यूट्रल है तो उसका नेगेटिव एंड, डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है वो मेटल की तरफ ओरिएंटेड होगा। तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है ये क्या कहता है? इसमें ये बोला गया कि ये मेटल कैटाइन है और ये है लिगैंड। अब ये लिगैंड और कैटाइन में अपोजिट चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और मेटल आयन जब इस तरह का अट्रैक्शन लिगैंड से रखता है तो इसमें टू टाइप्स की इंटरेक्शन होती है। समझिए ना कि मेटल और लिगैंड के बीच में जब बॉन्डिंग स्टार्ट होती है तो इनमें टू टाइप्स का अट्रैक्शन या टू टाइप्स की इंटरेक्शन होगी। पहला, जो मेटल आयन है वो चारों तरफ से टोटली एक स्फेरिकल, ठीक है, एक स्फेरिकली चारों तरफ से किसको अट्रैक्ट करता है? लिगैंड्स को। और सभी जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगैंड से इक्वली इफेक्टेड होते हैं। ऐसे में सभी ऑर्बिटल्स की जो डी एनर्जी है वो सेम बनी रहती है और इसको बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। समझे ना कि ये है कैटाइन, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल जो शेप में चारों तरफ लिगैंड्स अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ऐसे में जो सभी डी ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वली इफेक्टेड होते हैं और इस तरह से सारे ऑर्बिटल्स अभी एक सी एनर्जी के होंगे, इनको हम बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बट लगातार एक अट्रैक्शन जब बढ़ता जाएगा तो एक लिमिट तक ही अट्रैक्शन होगा, उसके बाद अगर डी ऑर्बिटल और अंदर अट्रैक्ट होंगे तब ऐसे में लिगैंड की जो लोन पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या स्टार्ट हो जाता है? रिपल्सन। और इस रिपल्सन के कारण सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है बट इक्वली इंक्रीज होती है जब तक कि वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जब तक ऑर्बिटल्स स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और भले वो रिपेल्ड हो रहे हैं तब उस समय भी डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं वो अलग अलग नहीं होंगी, वो भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अब क्या होगा? तो ये पहली इंटरेक्शन है। तो यही लिखा है कि इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड्स आर टू टाइप्स। समझ गए बच्चों कि लिगैंड्स और मेटल आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कितना है? टू टाइप्स की। फर्स्ट है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस ड्यू टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मेटल एंड नेगेटिव लिगैंड्स। समझ गए ना कि पहला जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो अपोजिट चार्ज के कारण लग रहा है। किसके बीच में? मेटल और लिगैंड्स के। एंड फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सराउंडिंग लिगैंड इज सिमेट्रिकल। मींस हम यहां कह सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल। समझ गए ना कि चारों तरफ से एक स्फेरिकली जो है वो सिमेट्रिकल इफेक्ट पड़ेगा। द डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट और ऐसे में डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट रहेंगे, मींस एक सी एनर्जी के रहेंगे, एक साथ रहेंगे यहां पर। हाउएवर व्हेन लिगैंड्स अप्रोच the central metal at the moraine, d orbitals are repelled by lone pair of ligands and increase their energy. अब लगातार जब लिगैंड्स मेटल के पास आते जाएंगे तो ऐसे में लिगैंड्स की फिर और लिगैंड के जो लोन पेयर्स हैं और जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में एक रिपल्सन लगता है। और जब तक इलेक्ट्रॉनिक जो कहें कि लिगैंड जो है वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तक सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एक बराबर रहेगी। और ऐसे में भी डी ऑर्बिटल्स अभी भी ये क्या रहेंगे? डीजनरेट रहेंगे। और ये जो एनर्जी इंक्रीज है ये डेल्टा ओ या डेल्टा टी के बराबर इंक्रीज होगी। अभी हम देखेंगे ये होती क्या है। नेक्स्ट जो है, अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि लिगैंड्स सभी के सभी मेटल आयन के चारों तरफ स्फेरिकली हर कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। अब कुछ लिगैंड्स छोड़कर बाकी लिगैंड्स हट जाते हैं और ये लिगैंड्स मेटल आयन में जो कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी ज्योमेट्री के अनुसार अरेंज होते हैं।
मीन्स अगर वो स्क्वायर प्लेनर बन रहा है तो 4 लिगेंड स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में रहेंगे, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो 4 टेट्राहाइड्रली अरेंज्ड रहेंगे, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ऑक्टाहाइड्रली अरेंज्ड रहते हैं। मीन्स पहले टोटली स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट जो है अफेक्टेड हुए, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कैसी उसकी ज्योमेट्री है, उसके अनुसार जब लिगेंड अरेंज होते हैं मेटल आयन के चारों तरफ, कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तब ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं अब इक्वली अफेक्टेड नहीं होते। मींस अब यहां पर डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन हुई, बट सभी ऑर्बिटल्स एक से इंटरेक्ट हो ये नहीं होता। वो किस तरह से अफेक्टेड होंगे, कितने ऑर्बिटल्स कम एनर्जी के, कितने नहीं होंगे कम एनर्जी के, मींस रिपेल्ड नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा क्रिस्टल की या कहें कि जो कोवेलेंट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री में। तो यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड इन स्पेस। अब वो लिगेंड स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड होंगे, ऑल डी ऑर्बिटल्स नॉट इक्वली अफेक्टेड बाय लिगेंड्स, फाइनली डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट। हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड इन स्पेस और ठीक है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स किस तरह का ज्योमेट्री रखता है, उसके अनुसार सभी डी ऑर्बिटल एक से अफेक्टेड नहीं होंगे। ऐसे में फाइनली डी ऑर्बिटल्स की जो डीजनरेसी है, जो एक सी एनर्जी के बने हुए थे, अब वो लॉस्ट हो जाएगी एंड डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मतलब हम ये कहें कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स थे डी ऑर्बिटल, आप जानते हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं कितने होते हैं, 5, जिनमें से 2 ऑर्बिटल्स तो एक्सिस में होते हैं एक्स वाई और जेड में, और बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के होते हैं। अब मान लो हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, तो इस तरह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं एक्सिस में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये लिगेंड से ज्यादा इफेक्टेड होंगी, बट जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड से कम इफेक्टेड होंगे। ऐसे में एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और नॉन एक्सियल की डिक्रीज हो जाएगी। ओनली एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितनी बढ़ने की बढ़ गई स्फेरिकली लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्सन के कारण, फिर उसी बढ़ी हुई एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण कुछ ऑर्बिटल्स ज्यादा एनर्जी वाले, कुछ कम एनर्जी वाले, और इस तरह से जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे वो स्प्लिट होकर 2 सेट्स में बदल जाते हैं, और इसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। अभी हम ऑक्टाहाइड्रल में और टेट्राहाइड्रल में अच्छी तरह से समझेंगे। समझ गए बच्चों कि धातु तथा लिगेंड के मध्य 2 प्रकार की अनुक्रिया होती है। एक मेटल और लिगेंड में अपोजिट चार्ज है, जिसके कारण मेटल और लिगेंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक लिमिट तक अट्रैक्ट होते रहते हैं, और ऐसा होता रहेगा। तो जब लिगेंड मेटल आयन के नजदीक बहुत ज्यादा पहुंच जाएंगे तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें रिपल्सन होगा, और सारे डी ऑर्बिटल इक्वली रिपेल्ड होंगे और सब के सब अपनी हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे, बट डी जनरेट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, समभ्रंश रहेंगे। यही लिखा है कि धातु और लिगेंड के मध्य विपरीत आवेश के कारण लिगेंड धातु आयन की तरफ आकर्षित होता है, और इस समय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड का क्षेत्र सममित होता है, मतलब स्फेरिकली होगा, और जब लिगेंड धातु आयन की ओर आते हैं लगातार तो डी कक्षा तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण होता है, इससे इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और यही एनर्जी जो बढ़ती है यही क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहलाती है। अब और क्या होगा, लिगेंड और अंदर आता जाएगा तो एक स्थिति आएगी कि 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एक बिल्कुल इक्वली फिर लिगेंड से अफेक्टेड नहीं होंगे। जो ऑर्बिटल्स लिगेंड के मार्ग में आ जाएंगे वो ज्यादा प्रभावित होंगे, जो मार्ग से दूर रहेंगे वो कम प्रभावित होंगे। ऐसे में डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी, मींस उनकी समभ्रंशता नष्ट हो जाएगी, और ये 5 डी ऑर्बिटल्स जो है किसमें बदल जाते हैं, 2 सेट में समुच्चय में। लिगेंड की त्रिविम
व्यवस्था के अनुसार सभी डी कक्षक एक समान प्रभावित नहीं होते और इन कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा विभिन्न ऊर्जा के दो कक्षक समुच्चय बन जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं डी कक्षक का विपाटन। हमें एक एक करके लेना होगा ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में, तब आप अच्छी तरह से समझोगे कि ये डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट हुए हैं। हालांकि स्क्वायर प्लेनर में जाएं तो ये डी ऑर्बिटल 4 सेट में क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मेनली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग देखनी है जहां पर डी ऑर्बिटल्स का 2 सेट्स में क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमें दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में समझना है, एक तो है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और एक होंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी आपको मैं डायग्राम से बताऊंगा कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें हम देखेंगे कि जो ये 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, इन एक्सिस में ही लिगेंड्स होते हैं। हर एक एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में 2 लिगेंड्स आते हैं, समझिए ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें जो 6 लिगेंड्स होते हैं वो मेटल आयन को सराउंडेड करते हैं और 2 लिगेंड हर एक एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मींस एक एक्स एक्सिस की प्लस डायरेक्शन में तो दूसरा माइनस डायरेक्शन में। इस तरह से तीनों एक्सिस में 2-2 लिगेंड्स अरेंज्ड हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल्स वो हैं जो एक्सिस में आते हैं और ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो एक्स और वाई में ओरिएंटेड होंगे, और एक होता है डी जेड स्क्वायर जो कि जेड एक्सिस में ओरिएंटेड होता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये लिगेंड से ज्यादा, ये लिगेंड की तरफ क्या होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। ऐसे में लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड करते हैं और ऐसे में इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। मतलब जो एनर्जी पहले स्फेरिकली एक्साइटेड स्टेट में आ गई थी, मींस ऑर्बिटल की जो एनर्जी बढ़ गई थी डीजनरेट स्टेट में, अब उसी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो ऑर्बिटल एक्सिस में है वो लिगेंड से ज्यादा एक रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड करते हैं और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन ऑर्बिटल्स को जो एनर्जी ज्यादा हो गई, इन 2 ऑर्बिटल्स को बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। यहां पर ई इवनली और जी जिरेड को रिप्रेजेंट करता है। इवनली जिरेड, इवनली जिरेड का मतलब है, इवन का मतलब 2 हो गए और जिरेड का मतलब है सिमेट्रिकल। जिरेड, चूंकि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं, एक सममिति अक्ष होती है, सममिति का केंद्र होता है, इसीलिए जी लगा होता है। तो इवनली जनरेट, ठीक है, जिरेड ऑर्बिटल्स कहलाती हैं। बाकी बची 3 ऑर्बिटल्स जो कि इन एक्सिस के बीच में, एक डंबल यहाँ है तो एक यहाँ है, मतलब ये एक्स और ये है वाई, तो डी एक्स वाई का डंबल यहाँ होता है। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसके बीच में, इसके बीच में और इनके बीच में, मतलब यहाँ यहाँ या यहाँ, ये लिगेंड से काफी दूर होती हैं। ऐसे में ये लिगेंड से कम रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड करती हैं और इनकी एनर्जी कम होती है। तो इस तरह से, और इन ऑर्बिटल्स जो कि जिनकी एनर्जी कम हो गई, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है, ट्रिपली जनरेट, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स। इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स डीजनरेट होंगी और 2 ऑर्बिटल डीजनरेट होंगी और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यहां पर यही लिखा है कि इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड्स, अभी मैं डायग्राम से पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा, आप बहुत इजी समझ जाओगे। 6 लिगेंड्स आर सराउंडेड टू मेटल आयन। समझ गए ना कि जो मेटल आयन है वो 6 लिगेंड से सराउंडेड रहेगा एंड each 2 ligands are directed along the both axis of coordinates, ठीक है, both side of, sorry, directed along the both sides of coordinate axis, means plus x minus x plus y minus y plus z minus z। अभी मैं डायग्राम से बताता हूं किस तरह से। अष्टफलकी संकुल में तो समझ गए बच्चों कि 6 लिगेंड धातु आयन को घेर कर रखते हैं और प्रत्येक अक्ष की विपरीत दिशा में
दो लिगेंड स्थित होंगे, एक प्लस दिशा में तो एक माइनस, ऐसे ही वाई और जेड एक्सिस में। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि जो दो ऑर्बिटल्स अभी आपको बताए dx² y² और dz² आर मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स लिगेंड। अभी आपको बताया कि जो एक्सिस में होती हैं ऑर्बिटल्स और लिगेंड भी एक्सिस में आ रहे हैं, इसलिए लिगेंड की तरफ डायरेक्टेड होंगी एंड दे एक्सपीरियंस, ठीक है, ग्रेटर रिपल्सन एंड हैविंग हाई एनर्जी। इनमें ज्यादा रिपल्सन होगा और इनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाई हो जाती है। बट थ्री ऑर्बिटल्स कौन कौन सी, dxy, dyz, zx आर लाई अवे फ्रॉम लिगेंड्स, हेंस दे एक्सपीरियंस लेसर रिपल्सन, हैव लोअर एनर्जी। और फिर इन तीन ऑर्बिटल्स के सेट को जो कि डिजनरेट है वो कहलाता है T2G। T मतलब ट्रिपली और G मतलब है जेरेट से। इस तरह से 3 और 2 के सेट में बढ़ जाती है। समझ गए बच्चों कि जो दो डी कक्षक हैं कौन कौन सी, dx² y² और dz²। ये आप देखोगे, अभी हम डायग्राम से समझेंगे कि ये लिगेंड की तरफ निर्देशित होती हैं, उसकी तरफ फैली होती हैं और ये लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करती हैं, जिससे इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। मतलब जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में बढ़ी थी स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, उसी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ऐसी ऑर्बिटल्स क्या कहलाती हैं, ईजी कक्षक। जबकि तीन कक्षक जो हैं dxy, yz, zx लिगेंड से दूर स्थित होती हैं और इनमें कम प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा कम होती है और इनको हम क्या बोलते हैं, T2G कक्षक। तो यहां तक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि डी ऑर्बिटल्स जो ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव कर रही हैं, मोर रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो ज्यादा एनर्जी वाली, और ये दो हैं और तीन जो है कम रिपल्सन या रिपल्सन नहीं हो रहा है तो वो कम एनर्जी वाली होंगी। और इस तरह से जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम यहां आ जाते हैं नेक्स्ट। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें 2 टाइप्स की डी ऑर्बिटल्स होती हैं। एक तो होती है एक्सियल और एक होती है क्या, नॉन एक्सियल। एक्सियल आप देखोगे ये जो दो डी ऑर्बिटल है, ऐसे हम इसको एक कहें dx² और y², और एक होती है जिसमें दोनों डंबल आप देखोगे ये है dz²। ओके, ये कौन सी है, dz²। ये तो कहलाती है क्या, एक्सियल ऑर्बिटल्स, जो कि एक्सिस में है। एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि ये है x तो ये है y तो ये क्या है, z। और जो तीन ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी, ये अगर x और ये y है तो ये कहलाएगी dxy, ठीक है। ऐसी ही दूसरी ये y और z लेना तो ये है इस तरह से dyz, और इस तरह से zx लेना, ये है x और ये है z, तो इस तरह से ये है zx। कुल मिलाके ये तीन डी ऑर्बिटल्स जो हैं इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखें तो आप देख रहे हैं कि ये है x, ये है y और ये है z एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये जो ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं, ये वाली कौन सी ऑर्बिटल, ये वाली, इस तरह से ये ऑर्बिटल कहलाएंगी एक्सियल ऑर्बिटल, जो कि एक्सिस में है। आप देख रहे हैं कौन सी एक्सिस में दिख रही है आपको, ये x y z एक्सिस में। जो x और y में ओरिएंटेड है वो तो है dx² y², और जो इस z एक्सिस पर ओरिएंटेड है तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, dz²। तो आप देख रहे हैं कि टोटल 5 जो ऑर्बिटल्स थी उनमें से ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये कहां पर ओरिएंटेड हैं, आप देख रहे हैं एक्सिस में, और ये लिगेंड की तरफ डायरेक्टेड है इस तरह से। तो जब ये लिगेंड की तरफ डायरेक्टेड होगी तो ऑटोमेटिक है कि ये लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड करती है, और ऐसे में ये जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ती है, dx² y² और dz। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो 6 लिगेंड्स आप देख रहे हैं वो कहां पर हैं, एक्सिस में, x y z एक्सिस में, और इन्हीं एक्सिस में है ये दो डी ऑर्बिटल्स। तो ये ज्यादा एक्सपीरियंस, जो ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो इन एक्सिस के बीच में है। जैसे मान लो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया है dxy, x और y के बीच में ये 45 डिग्री के
तो ये लिगेंड से काफी दूर है और ऐसे में इनमें रिपल्सन कम रहेगा, तो ये एनर्जी कम रखती हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही लिगेंड मेटल से टकराने आ रहा है, सीधा बॉन्डिंग करने आ रहा है, तो जो ऑर्बिटल उसके पाथ में आई उन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ाई। अब ये एनर्जी बढ़ेगी तो कहां से आई है? तो पहले जब 5d ऑर्बिटल जो अपनी फ्री स्टेट में थी, पहले फ्री मेटल आयन में, जब उनके पास लिगेंड आया, ये लिगेंड्स आते हैं जब इनके पास, कौन आना शुरू कर देते हैं? लिगेंड्स। तो चारों तरफ से ये मेटल जो है घिर गया लिगेंड से, इस तरह से। हम इसे बोलेंगे कौन सा? स्फेरिकली, स्फेरिकली, ठीक है, लिगेंड फील्ड। ये क्या है? स्फेरिकली लिगेंड फील्ड। चारों तरफ से मेटल घिर गया, तो सभी d ऑर्बिटल्स पहले एक साथ टकराने के लिए तैयार हो गए कि चारों तरफ से जैसे हम खड़े हैं और हमारे चारों तरफ से कोई दूसरा या हमारा दुश्मन चारों तरफ से टूट पड़े, तो हम मान लो 3 लोग हैं, तो तीनों के तीनों एक साथ सब अपनी एनर्जी वाले हो जाएंगे, अपने आप को ज्यादा एक्साइटेड कर लेंगे। लेकिन मान लो कि वो जो आ रहे हैं दुश्मन, जो हमारे पास आ रहे हैं, मेटल के पास जो लिगेंड आ रहे हैं, अब वो पर्टिकुलर चारों तरफ से ना आके किसी एक डायरेक्शन से आ जाए, तो जो उस डायरेक्शन में आएगा उसको ज्यादा टक्कर लेनी पड़ेगी, ऐसे में उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो हम अपनी एनर्जी उसको देना शुरू कर दें तो हमारी घटना शुरू हो जाएगी, उसकी बढ़ना शुरू होगी। जस्ट ऐसा ही यहाँ होगा, जब चारों तरफ से लिगेंड सराउंडेड हो गया, अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना तो लिगेंड जो है इन 2 एक्सिस पर ही टकराते हैं, बाकी 3 को छोड़ देते हैं। तो इनकी ये जो d ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में है, ये कहां पर है? एक्साइटेड स्टेट में, मींस जिनकी एनर्जी ज्यादा हो गई इनसे, और ये कितनी ज्यादा हो गई? डेल्टा O के बराबर। मतलब इतनी जितनी जो एनर्जी इन्होंने बढ़ा ली अपनी टक्कर के कारण, या जो एटमॉस्फेयर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली टक्कर लेने के लिए, ये है डेल्टा O। अब ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं एक्साइटेड, अब जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो मैंने बताया 2 ऑर्बिटल सीधे टकरा गई तो वो ज्यादा रिपल्सन में आ गई, और 3 नहीं टकराई तो कम रिपल्सन में आए। ऐसे में इन्होंने अपनी एनर्जी तो बढ़ा ली और इन्होंने अपनी एनर्जी कम कर दी, तो 3 ऑर्बिटल नीचे जा रही हैं, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जा रही हैं। तो इनकी एनर्जी जो बढ़ रही है वो है 3/5 डेल्टा O के हिसाब से, और इनकी जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है -2/5। मतलब है कि इनकी जो एनर्जी है वो 3 ऑर्बिटल, 5 में से 3 ऑर्बिटल्स की, ठीक है, एनर्जी को इंक्रीज करके बढ़ रही है, और जबकि इनकी एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है 5 में से 2 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। तो हम इसे लिखेंगे कितना? +3/5, मतलब 5 में से 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इनको मिल रही है, और इनकी जो डिक्रीज हो रही है वो 5 में से 2 एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। तो ये है +3/5 बढ़ गई इस सेंटर से, मींस इन ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई और इनकी एनर्जी इतनी कम हो गई। ये 3/5 का मतलब समझ रहे हो आप कि 5 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इनको मिल गई, मींस 5 में से 3 की एनर्जी मिली और इनकी एनर्जी बढ़ गई, और इनमें 5 में से 2 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी बढ़ी है उसके रिस्पेक्ट में इनकी क्या हो गई है? उतनी कम हो गई है। तो इस तरह से, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना बना रहता है? डेल्टा O। मींस ये ऊपर बढ़ेगा तो उतना ही नीचे ये कम होगा, और इसी को हम बोलेंगे कि इस जो एक्साइटेड एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, ये एनर्जी बढ़ाते रहेंगे और ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप बढ़ता रहेगा। इस एनर्जी गैप को Eg और T2g ऑर्बिटल्स के बीच के एनर्जी गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से और क्रिस्टल को ज्यादा स्टेबल बनाती है। तो यहाँ यही लिखा है कि एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन Eg एंड T2g ऑर्बिटल्स, and energy difference between Eg and T2g orbital is called CFSE, crystal field stabilization energy। तो समझ गए बच्चों कि ये 5 मुक्त d कक्षक थे, इनमें से 2 एक्सियल और 3 नॉन एक्सियल हैं। एक्सियल अक्षों में हैं, ये अक्षों के बीच में है। लिगेंड आए, इन्होंने सबने अपनी एनर्जी बढ़ाना शुरू की और इनकी एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई? डेल्टा O। ये एनर्जी कहां से मिल गई? इन्होंने एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर ली। अब क्या हुआ? जब 5 स्फेरिकल इस तरह से चारों तरफ से बराबर घिर गए थे, सबने अपनी एनर्जी बढ़ाई थी, लेकिन टकराना 2 को पड़ा लिगेंड से, 3 को नहीं टकराना पड़ा। तो इन 3 ने अपनी एनर्जी उठा के 5 में से 3 ने अपनी एनर्जी इन 2 को दे दी, तो इनकी एनर्जी 5 में से 3 की मिली है, तो बढ़ गई कितनी? +3/5।
5 डेल्टा O और इनकी कितनी डिस्टेंस कम हो गई, 2 ऑर्बिटल चूंकि ऊपर गए हैं तो 2/5 एनर्जी कम हो गई। यहां पर हम इसी को लिखते हैं कितना 6, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 0.6 डेल्टा O, क्योंकि डेल्टा O इक्वल टू 10 dq होता है, तो ये 10 dq प्लस में बढ़ गई तो इनकी 4 dq नीचे कम हो गई। तो ये 3 ऑर्बिटल्स, ये 2 और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं क्या, CFSE। इस सेंटर को, यहाँ का ये जो पॉइंट सेंटर है इसे बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, बैरी सेंटर से नीचे एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इस तरह से ये d ऑर्बिटल की क्या हो गई, स्प्लिटिंग। अभी हम देखेंगे कि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं d ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, चतुष्फलकी संकुल में d कक्षक का विभाजन। तो यहां देखो बच्चों, मैंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को इस तरह से एक बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है, इस तरह से कि ये है एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। इस कॉर्नर में यहां छोड़ के यहां इसी तरह से यहां मेटल है बीच में। आप देख रहे हैं कि कोई भी d ऑर्बिटल्स ऐसी नहीं है d ऑर्बिटल जो इन एक्सिस में हो, x y z में कोई d ऑर्बिटल नहीं आ रही है, ना ही कोई दूसरी 3 ऑर्बिटल्स जो है dx y y z और zx, इन तीनों में से भी कोई सीधा एक्सिस में नहीं आ रही है और ना ही डायरेक्ट लिगेंड के पाथ में आ रही है। बट आप ये देखेंगे कि ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होती हैं, यहाँ पर ये जो है मैंने नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया है। सपोज ये कौन सी है, dx, ये जो ऑर्बिटल है ये है dxy, x और y के बीच में एकदम बंद, एक इस तरफ एक इस तरफ, समझ रहे हो आप। तो ये जो ऑर्बिटल है आप देख रहे हैं ये लिगेंड के डायरेक्ट इंटरेक्ट तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां पर है लिगेंड। कहां पे है लिगेंड, यहां पर, ये वाला लिगेंड यहां पे है, ओके, ये यहां पर है। तो यहां की जो ऑर्बिटल्स हैं, अब आप यहां देखोगे कि ऑर्बिटल्स इन एक्सिस में है या इन एक्सिस के बीच में है, इधर में है या इधर, और लिगेंड यहां पे है। तो लिगेंड यहां है तो डायरेक्ट किसी भी किससे ऑर्बिटल से तो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, बट आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स है dxy या yz, वो इस ऑर्बिटल या इस लिगेंड के काफी नजदीक आ जाती है। मतलब कोई भी d ऑर्बिटल टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होती, क्योंकि लिगेंड इस तरह से होते हैं कि वो केवल जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनके पास में रहते हैं। तो ऐसी ऑर्बिटल्स जो कि इन लिगेंड्स के आसपास होती हैं वो लिगेंड्स से ज्यादा इफेक्टेड होंगी, मींस उनसे ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगी, और जो ऑर्बिटल एक्सिस में है उनका कोई इफेक्ट लिगेंड का नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी उसमें ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, yz और zx, ये लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन सफर करती हैं क्योंकि काफी क्लोज होती हैं। ऐसे में इन 3 d ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो बढ़ जाएगी, जबकि बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी, जो कि एक्सिस में होती हैं, जैसे कि हम ये कहें यहां पर हैं या यहां पर हैं, ये है सपोज dx² y² या और dz² जो होती है, वो ऑर्बिटल लिगेंड से इफेक्टेड नहीं होंगी, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। और d ऑर्बिटल स्प्लिट होके इसमें भी 2 सेट्स बनेंगे, हायर एनर्जी के 3, लोअर एनर्जी के 2, जबकि उसमें ऑक्टा में देखे थे 2 हायर एनर्जी और 3 लोअर एनर्जी के। तो यही यहां पर लिखा है कि 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं, dxy, yz, zx आर क्लोज टू द अप्रोचिंग लिगेंड्स, therefore these orbitals suffer more repulsion than these orbitals. As a result, the energy of 3 orbitals, इन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है T2G की जगह केवल T2 हम यूज करेंगे, G जिरेड के लिए है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स सममित या जिरेड नहीं होता, इसलिए T2 के साथ G यूज नहीं होगा। ऑक्टाहाइड्रल चूंकि सिमेट्रिकल होते हैं, जिरेड हैं, इसलिए में ये यूज हो रहा था।
तो इस तरह से ये T2 में इंक्रीज हो गई, जबकि दो जो ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें E से रिप्रेजेंट करेंगे इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी चेंज है उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा T से। तो समझ गए बच्चों कि चतुष्फलकी संकुल में ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के काफी नजदीक होती हैं, और ऐसे में ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं यही लिगेंड से रिपल्सन एक्सपीरियंस करती हैं, बट जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड से एक्सपीरियंस नहीं करती, रिपल्सन एक्सपीरियंस नहीं करती। ऐसे में तीन ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और दो की घट जाती है। तो चतुष्फलकी संकुल में तीन कक्षक जो कि T2 से रिप्रेजेंट करते हैं लिगेंड नजदीक होती हैं, इसलिए लिगेंड से प्रतिकर्षित होती हैं और ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि दो जो कक्षक हैं ये वाली लिगेंड से काफी दूर होती हैं और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो है डेल्टा T। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। देखो मैं अब आपको पूरा विभाजन समझा देता हूं। तो ये है एक चतुष्फलकी संकुल की ज्योमेट्री। अब देखते हैं हम किस तरह से हम इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर हम ऐसे आ जाएं कि ये है हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स, जो कि अभी आपने इससे पहले भी देखी। इस तरह से ये है dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये हो गई d ऑर्बिटल्स इन फ्री, ठीक है, किसमें, मेटल आयन या फिर एटम। फिर यहां पर लिगेंड्स आए, तो ये सारी d ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी बढ़ा ली, समझ गए ना। इस तरह से हम ये कहें 5d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, तो यहां पर ये है d ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकली, ठीक है, लिगेंड फील्ड। अब यहां पर आ गई, मतलब ये है मेटल आयन, तो ये चारों तरफ से लिगेंड से इस तरह से क्या होगी बच्चों, घिर गई। समझ गए ना, जो भी ऑर्बिटल्स थी ये सारी की सारी क्या होगी, मेटल आयन की गिर गई। ये जो एनर्जी बढ़ गई ये क्या हो गई, डेल्टा T। अब यहां पर अभी आपको बताया कि लिगेंड की ज्योमेट्री जो है या कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है उसमें आपने देखा कि जो तीन ऑर्बिटल्स थी इस तरह से जो कि एक्सिस के बीच में है वो लिगेंड के ज्यादा नजदीक होती हैं, तो उनकी एनर्जी तो क्या हो गई, बढ़ गई। और जो दो ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्सिस में आ रही हैं वो लिगेंड से काफी दूर हैं, तो उनकी एनर्जी कम हो गई। और इस तरह से एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसा कि मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में बताया। अब कहां कितनी एनर्जी बढ़ गई, तो देखो इन तीन की एनर्जी, तो यहां पर हम यह देखें तो दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इनको ज्यादा मिल रही है, तो ये 2/5 हो गया डेल्टा O, मतलब प्लस में, या हम इसी को लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा O सॉरी डेल्टा T, या इसी को 4dq बोलते हैं। और यहां पर हो जाएगा -3/5 डेल्टा T मींस 0.6, माइनस का मतलब है कम हो जाना, डेल्टा T मींस -6dq, एनर्जी कम हो गई। और टोटल ये जो डिफरेंस बना रहेगा ये क्या कहलाएगा, डेल्टा T ही रहेगा। ये लोअर एनर्जी की हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, हायर एनर्जी। 2/5 का मतलब समझ गए कि 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इनको मिल गई, ऐसे में इनकी एनर्जी वेरी सेंटर से इतनी ज्यादा हो गई। और इन 2 ऑर्बिटल्स में आप देखोगे कि जो 5 में से इनकी जो एनर्जी है वो 3 में गई है, तो कितनी कम हो गई, -3/5 डेल्टा O, मींस ये हो गई -0.6। बिल्कुल जस्ट अपोजिट स्प्लिटिंग दिख रहा है, आप देख रहे हैं उसमें 2/5 नीचे माइनस में आया था और 3/5 ऊपर गया था, इसमें इस तरह से। और इस तरह से ये जो है इसे हम बोलेंगे क्या, d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये है इसका क्या, वेरी सेंटर। अब हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। यहां तक होगा।